सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, ओशन वाटर की कैसे कैसे मूवमेंट होगी, क्योंकि हमें पता है कि ओशन वाटर जो है डायनेमिक नहीं है, ये ऑलवेज इन अ मूवमेंट है। उसके जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, डेंसिटी है, उसके एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक द सन, मून और विंड कैसे, और विंड इन्फ्लुएंस करती है उसका मूवमेंट ओशन वाटर का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस आर कॉमन इन ओशन वाटर बॉडीज। हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, समझे? वर्टिकल कैसे होता है? एवेपोरेशन से होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किससे होता है और किसे कहते हैं? ओशन करंट्स और वेव्स को। और द वर्टिकल मूवमेंट इज रेफर टू एज दी टाइड्स। जो टाइड नहीं उठती वर्टिकली, तो ओशन currents are continuously flow of huge amount of water in a definite direction, while the waves are horizontal movement of water. Water moves ahead from one place to another through ocean current, while the water in the waves does not move. देखो, ओशन करंट से तो वाटर मूव करता है ना एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वेव्स में नहीं मूव करता। कैसे समझें? बट द वेव्स ट्रेन्स मूव अहेड। वेव्स की ट्रेन्स मूव अहेड करती है। ठीक है, कैसे? आगे आप समझते हैं। द वर्टिकल जो मोशन है उसको कहते हैं राइज और फॉल ऑफ वाटर इन ओशन एंड सी, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन, मून। सन और मून के, आपको पता है ग्रेविटी है ना, सन और मून जिसकी जो है ना ग्रेविटी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ओशन वाटर क्या होता है? राइज और फॉल होता है ट्वाइस ए डे। कितना? ट्वाइस ए, ड्यू टू द सन अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। द ओशन वाटर क्या करता है? अट्रैक्ट। द ओशन वाटर क्या करता है? राइज होता है और फॉल होता है 2 बार दिन में। अप वेलिंग होती है कोल्ड वाटर की नीचे से, क्योंकि सरफेस वाटर जो है, जो नीचे सरफेस, जो ऊपर सरफेस वाटर वार्म होता है ना, नीचे का जो वाटर है कोल्ड वाटर होता है। जो सरफेस, जो ऊपर से नीचे, जो सरफेस वाटर के नीचे पानी होता है वो तो कोल्ड होता है ना, तो वो अप सरफेस होता है। क्योंकि जब वार्म वाटर जो है, वार्म वाटर सरफेस से मूव करेगा आगे टाइड से, नीचे से जो है कोल्ड वाटर ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? कोल्ड वाटर ऊपर आएगा ना। ठीक है, एंड द सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर, और सरफेस वाटर क्या करेगा? नीचे सिंक करेगा, और जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आएगा। ठीक है, सरफेस वाटर एंड ऑल्सो फॉर्म्स ए वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन वाटर। देखो कैसे वेव्स का कंसेप्ट। वेव्स जो है ना एक्चुअली क्या है? एनर्जी है, नॉट द वाटर ऑफ एज सच। एक एनर्जी है, समझना कैसे? विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन ए स्मॉल सर्कल एज ए वेव पासिस। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स, और विंड जो है कॉज करती है वेव्स को ट्रैवल करने के लिए ओशन में, और एनर्जी रिलीज होती है कहाँ पे? जब शोर लाइन पे वेव्स जो हिट करती हैं। ठीक है, मोशन जो है वो जो सरफेस वाटर का, वो हैज़ ए सेल्डम एंड स्टैगनेंट इफेक्ट, एंड स्टैगनेंट डीप वाटर बॉटम ऑफ द ओशन। इतना इफेक्ट डीप वाटर ओशन पे ना इतना इफेक्ट नहीं होता है। एज जैसे जैसे वाटर जो है बीच की तरफ अप्रोच करता है ना, तो इट स्लोज डाउन। किसकी वजह से? क्योंकि फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन द डायनेमिक वाटर और सी फ्लोर के साथ। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन दी, जब डेप्थ वाटर की कम होती है, वेव लेंथ जो होती हैं वो ब्रेक करती हैं। लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन ओपन ओशंस। वेव कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। क्योंकि वहाँ शोर लाइन नहीं हो, तो कंटिन्यूसली जो एनर्जी जो विंड से पाते हैं वो और ऊंची ऊंची वेव्स होती हैं। ज़्यादातर ये ओपन ओशंस में होता है। मोस्ट ऑफ द जो वेव्स हैं वो आर कास्ड बाई विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर। जब ब्रीज 2 of the knots or less below our calm water, small ripples forms and grow as the wind speed increases until the white capes appears in the breaking wave. आगे समझो, देख कैसे। देखो ये विंड, ये वेव ट्रेवल कर रही है फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द राइट की तरफ है ना। ये ट्रज है, ये एरिया, ये ट्रज है। ये देखो, ये क्रेस्ट फॉलिंग, ये क्रेस्ट फॉल कर रही है। ठीक है, ये क्रेस्ट फॉल कर रही है। ठीक है, ये ट्रज जो है राइज कर रही है ऊपर। समझ नहीं, ये ट्रज है, ये क्रेस्ट है। जब हाई और लो टाइड्स पड़ेंगे तब इसका बढ़ा। देखो हाई टाइड्स के टाइम क्या करती है? जब टाइड्स हाई होती है तो ये जो है, ये टाइड, ये शोर लाइन अगर यहाँ पे, ये अगर यहाँ हिट कर रही है, हाई टाइड हिट कर रही है, तो क्या है? अगर क्रेस्ट हिट कर रही है शोर को तो क्या है? हाई टाइड है। अगर जो ट्रज हिट कर रही है तो क्या है? लो टाइड है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये याद रखना। क्रस्ट हिट कर रही है शोर लाइन को, क्रेस्ट, तो क्या है? हाई टाइड है। और अगर ट्रज हिट कर रही है तो क्या है? लो टाइड है। समझे? ओके, ये चीज़ याद रखना। अब क्या बढ़ते हैं
टाइड्स देखते हैं, देखो पीरियोडिकल राइज और फॉल ऑफ सी लेवल। टाइड्स क्या है? पीरियोडिकल राइज और फॉल ऑफ सी लेवल, एक सेट पीरियड, वंस और ट्वाइस ए डे, मेनली ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन और मून। इसको क्या कहते हैं? टाइड। ब्यूटीफुल डेफिनेशन, पीरियोडिक राइज ऑफ एंड फॉल ऑफ सी लेवल वंस और ट्वाइस ए डे, मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, इट इज कॉल्ड टाइड। मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा मैनेज करना आज। मूवमेंट जो होती है वाटर की वो कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स, मतलब विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस तो अकर करती है। इसे सर्जिस भी कहते हैं। सर्जिस आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड्स, द स्टडी ऑफ टाइड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, पार्शली एंड टेम्परेरली, एज इट हैज़ ग्रेट वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड और हाइट। हमेशा फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड और हाइट में फ़र्क होता है, इसलिए द स्टडी इज़ वेरी टेम्पोरल और स्पार्शली, ओके, और कॉम्प्लेक्स भी बहुत होती है। जो मून जब ग्रेविटेशनल पुल करता है to a great extent and to a lesser extent the sun's gravitational pull are the major cause of the occurrence of tide। जो greater extent जब मून पुल करता है, to a lesser extent जब सन जो पुल करता है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ, तो क्या होता है? टाइड अकर करती। एक और फैक्टर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ का, ठीक है, तो क्या है? एक्ट करता है, काउंटर बैलेंस करता है ग्रेविटी को। टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं दो मेजर टाइड्स बल्ज पे ऑन द अर्थ। ऑन द अदर साइड द अर्थ फेसिंग द मून, इधर समझो, ये देखना आगे दिखाता हूँ मैं। अर्थ जो है ना फेसिंग द मून, ए टाइड बल्ज अकर एंड वाइल द अपोजिट साइड द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करती है? मून इज लेस एज इट्स फर्दर अवे, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काजेज ए टाइड बल्ज ऑन द अदर साइड। ये देखो, ये सन है, ये सन है, ये मून है, और ये देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, टाइड्स इधर बल्ज हुई हैं, देखो मून ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर टाइड इधर बल्ज हुई, क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इधर क्या है? दोनों जो है ना इक्विलिब्रियम पे ले आते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ की भी लग रही है, ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है, तो क्या है? क्या होता है जब ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों, तो टाइड्स देखो ऐसे बल्ज हो रही हैं कि नहीं? इधर ऊपर टाइड कम है ना, ऊपर है, इधर वाटर इधर बल्ज हुआ है कि नहीं? ये फिनोमिना ऐसे काम करता है। जो टाइड्स जो है वो जनरेटिंग फोर्स है, इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना अट्रैक्ट करती है मून को, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो दैट इज जब सरफेस ऑफ अर्थ जो है जब नियर होता है मून के, तो पुल और अट्रैक्शन फोर्स जो है मून की वो ज़्यादा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सो नेट फोर्स कॉजिंग ए बल्ज टूवर्ड द मून, तो क्या है? बल्ज क्रिएट करता है ना वाटर का मून की तरफ। ऑन अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ द अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस। अब देखो ना इधर तो, अब देखो अगर मून यहाँ पे है ना, इधर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वीक होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर पुल, इधर कम है ना, तो इधर होगा ना। देयर इज अ नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मून, इट क्रिएट्स सेकंड बल्ज अवे फ्रॉम द मून on the surface of the horizontal generating of force is important than the vertical force is generated on tidal bulge। तो हॉरिजॉन्टल टाइड्स जो जनरेटिंग फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्टिकल फोर्स जनरेटिंग, ओके। इस तरीके से जो है टाइड्स जो, अब टाइड्स की टाइप है, देखो टाइड्स वेरी इन देयर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन और मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनकी डायरेक्शन मूवमेंट जो है वेरी करती है प्लेसेस टू प्लेसेस और टाइम टू टाइम। देखो टाइड में भी ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन वन डे और 24 आवर्स और बेस्ड ऑन देयर हाइट, अलग अलग टाइप से। देखो जो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, जो मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न है वो फीचर करता है 2 हाई टाइड्स। मैंने बताया ना, जब क्रस्ट हिट करती है किसको? कोस्ट को, तब हाई टाइड होती है, और 2 लो टाइड होती हैं हर दिन, 2 हाई और 2 लो। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट, ठीक है। ये होगी सेमी ड्यूरनल टाइड्स हैं जो ऑलमोस्ट हर दिन जो है फ्रीक्वेंसी पे, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब ड्यूरल टाइड कौन सी? जो टाइड जिसमें 1 हाई टाइड हो और 1 लो टाइड हो हर दिन। जो सक्सेसिव हाई और लो टाइड होंगे वो अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट की होगी, ठीक है। मिक्स टाइड होती हैं जहाँ टाइड्स जो है वेरिएशन इन हाइट, also known as mixed tide। जो these tides generally occur in the west coast of North America and mainly in the Pacific Oceans में, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वेरी करती रहती है, इन्हें मिक्स टाइड कहते हैं, ठीक है। टाइड्स टाइडल टाइड्स बेस्ड ऑन दी सन मून एंड अर्थ पोजिशन। एक और है द हाइट ऑफ राइजिंग टाइड वेरीज
appreciably depending upon the position of sun and moon with respect to the earth. स्प्रिंग टाइड्स है एंड नीप टाइड है, कम अंडर दीज कैटेगरीज. ओके, देखो स्प्रिंग टाइड्स, देखो इन स्प्रिंग टाइड क्या है, पोजीशन जो है सन की और मून की इन रिलेशन टू अर्थ हैज़ द डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द टाइड हाइट. जो मून की, अर्थ की और सन की पोजीशन है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि टाइड कितनी ऊंची होगी, जो लहर है समुद्र की कितनी ऊंची होगी. जब सन मून और अर्थ जो है एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं ना, तो हाई टाइड की देखो, ये देखो ऐसे ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, एक ही लाइन में ना, तो हाइट जो है टाइड की ज़्यादा होगी, समझे. टाइड विल बी हायर. दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स एंड दे अकर ट्वाइस ए मंथ, वन ऑन फुल मून एंड अनदर ऑन न्यू मून. इन्हें स्प्रिंग टाइड कहते हैं. ये या तो फुल मून पे होती है या न्यू मून के वाले दिन होती है. कौन सी? स्प्रिंग टाइड्स. नीप टाइड के ये जो है 7 डे इंटरवल में होती हैं, ठीक है, टाइड्स. इन्हें नीप टाइड कहते हैं. ये टाइम जब सन और मून जो है ना वो राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे से, और ये क्या करते हैं, काउंटर अटैक, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वन एंड अदर से. तो मून का जो अट्रैक्शन है ना वो ट्वाइस स्ट्रॉन्ग है सन से एंड इज डिमिनिश बाय कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, 7 दिन में एक बार इंटरवल में ये स्प्रिंग टाइड्स बिटवीन स्प्रिंग टाइड के बीच में 7 दिन में एक बार होती हैं. ठीक है, ये टाइड्स का कुछ है, ये इंपॉर्टेंस क्यों है टाइड, वाई टाइड्स है, सिंस टाइड्स आर कॉज्ड बाय अर्थ, मून एंड सन्स पोजीशन विच इज़ नोन एक्यूरेटली, द टाइड्स कैन बी प्रिडिक्टेड वेल इन एडवांस. क्योंकि हमें सन, मून और अर्थ की पोजीशन जो है पता होती है एडवांस में, तो हम लोग इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं टाइड्स को. ये नेविगेशन में हैवी नेविगेटर्स को हेल्प करती है, फिशरमैन को, प्लान्स को हेल्प करती है एक्टिवेट. क्योंकि जब देखो ना, जब वार्म वाटर नीचे कोल्ड वाटर ऊपर आएगा तो उसके साथ क्या होगा, जब अप वेलिंग होगी तो फिशेस भी तो ऊपर आएंगी ना, तो फिशरमैन्स के लिए हेल्प करता है एक्टिविटीज़ के लिए. टाइडल फ्लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेशन एक्टिविटीज़ में, शिपीज़ के लिए, शिपमेंट्स जो बड़ी बड़ी जाती हैं एक्सपोर्ट में. टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हार्बर नियर द रिवर्स विद इन द एस्ट्री हैविंग शैलो बार्स एट द एंट्रेंस, जो प्रिवेंट करती हैं शिप्स और बोट को एंटर होने से इन हार्बर में. टाइड हेल्पफुल भी हैं सेडिमेंट्स को डिसेंटल करने के लिए ऑन द कोस्ट. ठीक है, इन रिमूविंग पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम द रिवर एस्ट्रीज को, जो रिवर एस्ट्रीज में जो पोल्यूटेड वाटर है टाइड्स जो है उसको रिमूव कर देती हैं. टाइड जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर दी इन कनाडा, देखो रशिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज में जो टाइड्स जो है उससे इलेक्ट्रिक. ये 3 मेगावाट टाइडल प्रोजेक्ट एट दुर्गा धोंदी इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल इज अंडर वे. तो टाइडल एनर्जी भी तो उससे हार्नेस की जाती है. तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ओशन करंट्स. Okay, ocean currents are like river flowing in ocean. They represent a regular volume of water in a definite path and direction. Ocean currents are influenced by 2 types of forces. देखो ocean current एक river of water है, मतलब वो एक डायरेक्शन में चलते हैं. ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वांटिटी, एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वांटिटी को लेके. ठीक है, वो 2 फोर्सेस से इन्फ्लुएंस है. प्राइमरी फोर्स जो है ना, जो इनिशिएट करती है मूवमेंट ऑफ वाटर है ना, प्राइमरी फोर्स दैट इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर, और सेकेंडरी फोर्स जो इन्फ्लुएंस करती है करंट को टू फ्लो. प्राइमरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट वो कौन कौन से, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, हीट से, विंड से, ग्रेविटी से है ना, कोरोलिस फोर्स से. ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक है जो प्राइमरी फोर्सेस हैं जो ओशन करंट को जो है ना एक डायरेक्शन में मूव करने पे मजबूर करती है. देखो हीटिंग कैसे, जो हीटिंग जो सोलर एनर्जी से कॉज होती है वो वाटर को क्या करती है, एक्सपैंड करती है. ठीक है, एक्सपेंड करती है ना, इन अबाउट 88 सेंटीमीटर हायर इन लेवल देन इन मिडिल एल्टीट्यूड. ठीक है, जो दैट इज़ वाई जो इक्वेटर के नज़दीक जो ओशन वाटर होता है वो 8 सेंटीमीटर हायर है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मिडिल एल्टीट्यूड से. ठीक है, ये क्या कॉज करती है, ए वेरी लिटिल ए ग्रेडियंट. देखो ना, जब इतना सेंटीमीटर ऊंचा होगा तो एक ग्रेडियंट तो होगा ना, एक हाइट का डिफरेंस तो आएगा ना, और वो क्या करता है, ग्रेडियंट वाटर को फ्लो कराता है स्लोप में, डाउन द स्लोप. देखना, जब विंड ब्लो होती है सरफेस पे, दूसरा को कारण देखो सरफेस ऑफ ओशन पे, तो वो क्या करती है, ओशन पुश करता है वाटर टू मूव, और फ्रिक्शन जो है विंड और वाटर सरफेस पे अफेक्ट करती है मूवमेंट वाटर बॉडी का इस कोर्स में. और ग्रेविटी क्या, टेंड टू पुल दी वाटर डाउन टू पाइल है ना, और क्रिएट ए ग्रेडियंट वेरिएशन. ये सारे फैक्टर मिलकर ना, ये सारे फैक्टर ग्रेविटी, विंड, सोलर एनर्जी, कोरोलिस फोर्स मिलकर एक पाथ सेट कर देती हैं वाटर के मूवमेंट का, जो कि जिसमें कोरोलिस फोर्स से फिर इंटरवीन करती है और क्या करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट में मूव करवाती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो है लेफ्ट में मूव कराती है साउथ हेमिस्फीयर में. ठीक है, क्योंकि अर्थ तो मैंने कितनी बार बोला वेस्ट टू ईस्ट,
तो जो यहाँ से जो वाटर बॉडी है वो यहाँ मूव करेगी थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि घूम रही है अर्थ, और जो यहाँ से वाटर बॉडी जा रही है वो क्या इधर मूव करेगी, ठीक है। ऐसे कोरोलिस फोर्स का इम्पैक्ट होगा। तो दिस एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर फ्लो अराउंड द इज कॉल्ड जायरस, और दिस प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट इन ऑल ओशन बेसन्स, और ये सब ओशन बेसन्स में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में होगा करंट दूसरे में। डिफरेंस जो वाटर डेंसिटी का है वो जो है वर्टिकल मोबिलिटी ओशन करंट की अफेक्ट करता है। वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर वाटर एंड देन द वाटर विद लो सैलिनिटी, एंड इन द सेम वे जो कोल्ड वाटर है वो डेंसर होता है वार्म वाटर से, और डेंसर वाटर जो है सिंक होता है, और जो रिलेटिव लाइटर वे वाटर होता है वो क्या राइज होता है। तो कोल्ड जो वाटर ओशन करंट से वो क्या है अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल सिंक्स एंड स्लोली मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। देखो कोल्ड वाटर जो है डेंस होगा, वो सिंक होगा, और वो फिर क्या होगा स्लोली मूव कहाँ करेगा टूवर्ड द इक्वेटर, और वार्म वाटर जो करंट है वो ट्रेवल करेगा आउट फ्रॉम द इक्वेटर अलोंग द सरफेस, तो फॉलोइंग टूवर्ड द पोल टू रिप्लेस द सिंक वाटर, सिंकिंग कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर सिंक कर रहा है तो वार्म वाटर उसको भरने के लिए जाएगा, और वहाँ से सिंक करके इक्वेटर। देखो अब वाटर यहाँ से डेंस है नीचे जा रहा है पोल्स की तरफ से, जब वाटर नीचे सिंक कर रहा है ना, सिंक कर रहा है तो नीचे सिंक करेगा तो कहाँ इक्वेटर की तरफ आएगा, है ना, ठीक है, इक्वेटर की तरफ। और इक्वेटर पे जो है यहाँ एरिया खाली हो रहा है ना, तो इक्वेटर जो हाइट में है ना इट्स, क्योंकि इक्वेटर का वाटर तो स्वेल हुआ है ना ड्यू टू द हीट, है ना, तो ये क्या करे इस एरिया को भरने के लिए जाएगा। तो ये ऐसे सर्कल चलता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं टाइप्स ओशन करंट्स की। देखो ओशन करंट में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डेप्थ एज द सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट। देखो सरफेस करंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ ऑल द वाटर इन द ओशन, दीज वाटर्स आर अपर 400 मीटर्स ऑफ द ओशन करंट, और डीप वाटर जो होता है अराउंड 90% ऑफ द ओशन करंट, जो डीप वाटर्स में 10% जो है सरफेस का है, जो आप अपर जो 400 मीटर की जो रेखा होती है ना ओशन की ये होती है, और डीप जो है बाकी 90% जो है डीप वाटर होता है उससे नीचे। जो वाटर मूव करता है ओशन बेसन में, ये वेरिएशन डेंसिटी और ग्रेविटी की वजह से बताया मैंने। डीप वाटर जो है सिंक होता है इनटू डीप ओशन बेसन एट हायर एल्टीट्यूड्स, वेयर एज टेम्परेचर आर कोल्ड इनफ टू कॉज द डेंसिटी टू इंक्रीज। तो डेंसर वाटर सिंक होता है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। ओशन करंट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेम्परेचर, जैसे दो तरह के टेम्परेचर की वजह से, एक कोल्ड करंट होते हैं और दूसरा होता है वार्म करंट, ठीक है। कोल्ड करंट जो है क्या करता है ठंडा पानी जो है लाता है इनटू वार्म वाटर एरियाज, जैसे पोल से जो इक्वेटर की तरफ जो है पोल्स पे ठंडा पानी होता है ना, इक्वेटर पे जो है पानी गर्म होता है ड्यू टू इंसुलेशन, तो कोल्ड वाटर लेके आता है ज़्यादातर, और वो इक्वेटर से जाने वाले करंट्स जो है वार्म वाटर लेके आते हैं। तो कोल्ड एरियाज से जो है कोल्ड करंट्स जो है वार्म एरिया की तरफ पानी लाता है, वार्म एरिया से कोल्ड एरिया से, ठीक है। ओके बहुत सारे हैं, जैसे वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे वो वार्म वाटर होते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कोल्ड वाटर होते हैं, हाई एल्टीट्यूड नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में कुछ कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है। मेजर ओशन करंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है इनका पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय प्रिवेलिंग विंड्स, कोरोलिस फोर्स, जो हमने अभी समझे। सीधा सीधा देखते हैं, जैसे ये देखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये क्या है, ये एक वार्म वाटर है, जो ये देखो ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है वार्म वाटर है ना, यहाँ से एक इधर आ जाता है जो कैनेरी करंट बन जाता है ना, ठीक है। ये क्या है, ये एक वार्म वाटर है गल्फ स्ट्रीम। लैब्राडोर करंट, ये देखो ये इधर से जो ग्रीनलैंड के पास से आता है, ये कोल्ड करंट है, समझना। लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट है जो उधर से लेके आ रहा है, ठीक है। एक फॉकलैंड देखो, ये देखो ये एक कोल्ड करंट है, ये देखो यहाँ से चला, ये देखो ये कोल्ड करंट है वेस्टर्न मार्जिन्स पे। ये देखो ये एक वार्म करंट है, समझे, ये देखो कोल्ड करंट, ठीक है। कैलिफोर्निया कैलिफोर्नियन करंट, ये देखो कोल्ड करंट, ठीक है। ये देखो ये ऐसे 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 किसी एरिया से लग के देखो दो हो गए, ये इक्वेटोरियल करंट है, वार्म करंट है इक्वेटोरियल, समझना। अब आप एक आइडिया लगाओ कि जो ये वार्म करंट था, ये कोल्ड करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये तो गल्फ, यहाँ से जो इक्वेटोरियल करंट है, ये विंड कोरोलिस फोर्स ग्रेविटी की वजह से यहाँ गया गल्फ स्ट्रीम, यहाँ ये टकरा गई, यहाँ से इसने एंगल बनाया, यहाँ जाए, यहाँ एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के सीधा नॉर्थन सी में से गुजर के सीधा आर्टिक सी में चला गया, और एक यहाँ से घूम कर इससे लग कर सीधा यहाँ आ गया, कैनेरी करंट बन गया, ठीक है। फिर से ये गोल सर्कल वैसे ही चल रहा है, ये जो गोल सर्कल है आधा उधर जा रहा है, आधा उधर से जो है इधर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्कलिंग है, कहीं से निकलता है कहीं जाता है, वापस वही चलने लग जाता है,
ये देखो ये कुछ कोल्ड करंट्स हैं जो सीधे लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, नीचे, ठीक है। इनसे ये देखो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये यहाँ से घूम के ये हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है, यहाँ जो है बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो कोल्ड करंट जो है वेस्टर्न मार्जिन्स पे हैं, जहाँ जहाँ वो भी एक रीज़न है कि जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट्स पे जो है वो क्या होता है, डेजर्ट्स पाए जाते हैं। क्योंकि कोल्ड करंट जो है जो ठंडा है ना, पानी ठंडा है, तो वो रेन थोड़ी लाएगा, रेन तो वेपोरेशन से होती है। तो वार्म करंट अराउंड है ईस्टर्न मार्जिन्स पे जो है, ये देखो ये कुछ जो है ये वार्म करंट्स हैं। तो ये क्या है, रेन बेरिंग क्लाउड्स बनाते हैं, समझे। वेस्टर्न मार्जिन्स पे जो क्या है कि जो करंट्स हैं वो कोल्ड करंट्स, ये भी एक कारण है, उसकी वजह से वेस्टर्न मार्जिन्स पे मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड के में क्या पाया जाता है, डेजर्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये देखो कोल्ड करंट, यहाँ पे ग्लेशियर्स पाया, यहाँ पे आपको डेजर्ट्स पाया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो करेंगे, ठीक है, मैप के साथ अकॉर्डिंगली कौन सा कोल्ड करंट है, ठीक है, कौन सा वार्म करंट है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके क्या क्या उनके बेनिफिट्स है करंट्स के, है ना, किस तरह के वेदर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, कौन से करंट के पास किस तरह की लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। इस पे हम लोग एक स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक वीडियो करेंगे, ठीक है, ओनली बेस्ड ऑन जो है इम्पोर्टेंट और मेजर जो है ओशन करंट्स पे, ठीक है, कौन वार्म और कोल्ड दोनों पे, ठीक है, ओके, विद मैप्स, ठीक है, ओके। ये हम जो है आज 11th का जो है सेकंड लास्ट यूनिट था, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है लास्ट यूनिट करेंगे, लास्ट यूनिट और उसमें जितने चैप्टर होंगे वो करके, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट जो है 12th की NCERT स्टार्ट करेंगे। 12th की NCERT जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, है ना, एज़ पर शेड्यूल जो है हमने देखा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, 12th की NCERT जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, उसी के साथ हम जो है इंडियन पॉलिटी जो है शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी करेंगे चैप्टर वाइज, 1 से लेकर जितने भी हैं 80 हैं 90 चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे इंडियन पॉलिटी के एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। मैंने आपको एक शेड्यूल दिया था कि 25 जो है अक्टूबर से 25 स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करूँगा कि मैं एक से 1.5 मंथ के अंदर 1.5 या 2 मंथ्स के अंदर जो है उसको जो है कंप्लीट कर दें हम लोग। लेकिन ऐसा करेंगे कि हम साथ साथ में उसको पूरा रिवाइज़ करेंगे, MCQs करेंगे, PYQs करेंगे, ठीक है, हर यूनिट के ख़त्म होने के बाद, ओके। तो ये करेंगे NCERT ये साथ में, और साथ में ही हम लोग जो है इसके साथ में, मतलब वन डे हम अगर इंडियन पॉलिटी करेंगे तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है साथ में NCERTs भी करेंगे। और साथ में जो है मैंने प्लान किया था कि ज्योग्राफी की NCERTs कंप्लीट होने के बाद 6 to 12th है ना, तो 6 to 12th जो है हम लोग 6 to 12th जो है हिस्ट्री के NCERTs करेंगे, ठीक है। चाहे उसमें वो एंशिएंट हो, चाहे उसमें वो आर्ट एंड कल्चर हो, फिर उसमें चाहे वो मेडिवल हो, ठीक है, ओके। तो ये करेंगे, ये मेरा प्लान है नेक्स्ट 2 मंथ्स का, ठीक है। इसमें अगर मैं NCERT ये 6 to 12 की ख़त्म हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी करेंगे, बट इंडियन पॉलिटी हमारा एक मेजर फोकस रहेगा इसके बाद, और साथ साथ में NCERTs पे।